यह थार रेगिस्तान की एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी है। तूफान लोग कहते हैं कि थार सिर्फ रेगिस्तान को समेटे हुए नहीं है, वह खुद रेगिस्तान है जो उन तरीकों से जीवित है जिन्हें मानचित्रकारों ने कभी दर्ज नहीं किया। पुराने काफिले वाले आग के घेरे में धीमी आवाज में इसके बारे में बात करते थे। एक ऐसी जगह जहां टीले सिर्फ हवा के कारण नहीं हिलते, बल्कि इसलिए हिलते हैं क्योंकि नीचे कोई सांस ले रहा है। अरुण ने ऐसी कहानियों को वैसे ही ठुकरा दिया था जैसे शिक्षित लोग उन चीजों को ठुकरा देते हैं जिनसे उन्हें डर लगता है। वह जोधपुर का एक सर्वेक्षक सर्वेयर था, व्यावहारिक और सटीक, एक जीपीएस यूनिट और चाय के थर्मस से लैस। उसने दर्जनों बार थार को पार किया था। वह इसके मिजाज को किसी भाषा की तरह जानता था, पर वह इसकी भूख को नहीं जानता था। रेत का तूफान बिना किसी चेतावनी के आया। न हवा में तांबे जैसा स्वाद घुला, न जानवरों की चुप्पी छाई, न क्षितिज धुंधला हुआ। यह बस अचानक आ गया, जैसे रेगिस्तान ने एक गहरी सांस छोड़ी हो। कुछ ही मिनटों में नारंगी दुनिया एक गरजते हुए किरकिरे अंधेरे में सिमट गई। अरुण ने अपने चेहरे पर साफा केफिया खींचा, घुटनों के बल बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसका जीपीएस टिमटिमाया, फिर ऐसे निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दिखाए जिन्हें वह पहचानता तक नहीं था। हवा के शोर के बीच उसने कुछ सुना, एक ऐसी आवाज जो रेगिस्तान की नहीं होनी चाहिए थी, पत्थरों से टकराती हवा की कराह नहीं, कुछ और, कुछ जानबूझकर की गई आवाज, कुछ जिज्ञासु, एक चीख, पतली, तीखी और लगभग इंसानी। आ आ आ दो नटवर वह आकृति एक पल में प्रकट हुई, जैसे खुद तूफान ने उसे इज़्घरा हो। फीकी भगवा धोती में एक दुबला पतला आदमी, घनी मूछें, हर उंगली में चांदी की अंगूठियां। वह उस गर्जना भरे शोर के बीच ऐसे चल रहा था जैसे कोई बाजार में टहल रहा हो। भाई आओ आओ, आज तूफान के तेवर तीखे हैं। उसकी आवाज गर्म थी, जो हवा के शोर को चीरते हुए आसानी से पहुंच रही थी। उसने हाथ बढ़ाया। मैं इस रेगिस्तान को अच्छी तरह जानता हूं, मैं तुम्हें ठिकाने तक ले जाऊंगा। अरुण झिझका। उसकी समझ कह रही थी कि तूफान थमने का इंतजार करो, लेकिन वह चीख करीब आती जा रही थी, गूंज रही थी। उसने हाथ थाम लिया। वह हाथ सूखा और बहुत बहुत ठंडा था। वे चल पड़े। नटवर पूरे समय खुशी खुशी बात करता रहा, रेगिस्तान के नक्षत्रों के बारे में कि किनका पीछा करना है और कौन से झूठ बोलते हैं, उन कुओं के बारे में जो सदियों पहले सूख गए थे लेकिन अब भी आधी रात को फुसफुसाते हैं, अगले टीले के पार वाले गांव के बारे में जो हमेशा अगले ही टीले पर था, जहां गर्म रोटियां और आग उसका इंतजार कर रही थी। उसने कभी अरुण का नाम नहीं पूछा। तूफान छंटने लगा। चांद निकल आया, विशाल हड्डी जैसा सफेद नारंगी टीलों पर अपनी चमक बिखेरता हुआ, और तभी अरुण ने उसे देखा। कोई पदचाप नहीं, उसके अपने पैरों के निशान उनके पीछे खींचे चले आ रहे थे। नरम रेत में गहरे निशानों की एक साफ लकीर, पंजों और एड़ियों के निशान, हर कदम कुछ सेंटीमीटर धंसता हुआ। द्रव्यमान का सबूत, मौजूदगी का सबूत, दुनिया में चलते एक जीवित शरीर का सबूत। पर उसके निशानों के बगल में, जहां नटवर कदम से कदम मिलाकर चला था, रेत अछूती थी, सपाट, अटूट, जैसे चांद की ठंडी रोशनी में वह खुद चमक रही हो। वहां कोई निशान नहीं था। अरुण रुक गया, नटवर भी रुक गया। आधा कदम आगे उसकी पीठ अभी भी मुड़ी हुई थी। चांदी की अंगूठियों ने चांदनी को पकड़ लिया। उनके बीच एक लंबा सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें वजन होता है, जो छाती पर दबाव डालता है। तुमने देख लिया, नटवर ने कहा। उसकी आवाज नहीं बदली थी, अब भी गर्म, अब भी दोस्ताना, जो कि किसी तरह सबसे डरावनी बात थी। अरुण का गला सूख कर रेत जैसा हो गया था। तुम क्या हो? नटवर मुड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, सौम्य, साधारण, मूंछों वाला, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद चांदनी में कोई प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही थी। धुंधली नहीं, अंधी नहीं, बस खाली, जैसे खिड़की खाली होती है। जहां कुछ ठोस होना चाहिए था, वहां कुछ पारदर्शी था। एक मार्गदर्शक, उसने सहजता से कहा। मैं हमेशा से एक मार्गदर्शक रहा हूं, काफिलों से बहुत पहले, किलों से बहुत पहले, कुओं के सूखने से बहुत पहले। उसने किसी लगाव के साथ अपना सिर झुकाया। इतने सारे यात्री भाई, बहुत सारे,
रेगिस्तान विशाल है और लोग अगले टीले तक पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। 4. निगल जाना। अरुण भागा। वह बिना किसी दिशा के, बिना किसी विचार के भागा। उसका शरीर उस हर चीज पर हावी हो गया जो उसके दिमाग ने संयम के बारे में सीखी थी। रेत उसके टखनों को उंगलियों की तरह पकड़ रही थी। चांद बिना किसी दया के देख रहा था, टीलों को ऐसी रोशनी से भर रहा था जो ब्लेड की तरह तेज परछाइयां डाल रही थी। उसके पीछे कोई पदचाप नहीं, पीछा करने की कोई आवाज नहीं, केवल नटवर की आवाज जो अब भी कोमल थी, अब भी करीब थी, चाहे अरुण के पैर उसे कितनी भी दूर ले गए हों। कोई जल्दी नहीं है, रेगिस्तान धैर्यवान है। इसने पूरे साम्राज्यों को निगल लिया है। इसे तुम्हारे लिए थोड़ा और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी अरुण का पैर वहां पड़ा जहां जमीन नहीं थी। एक खोखलापन, एक गड्ढा, रेत की एक नरम गिरावट जो एक मुंह की तरह खुल गई। वह एक पल में अपनी कमर तक धंस गया। रेगिस्तान एक फुसफुसाते हुए रहस्य की तरह उसके चारों ओर बंद होने लगा। चांद ऊपर से घूर रहा था, विशाल, उदासीन। कहीं बहुत दूर से या शायद बहुत पास से वही आवाज आई जिसका वर्णन पुराने काफिले वालों ने किया था। हवा नहीं, जानवर नहीं, एक अजीब सी चीख, पतली और तीखी, जो एक टीले से दूसरे टीले तक उन पैटर्नों में गूंज रही थी जिनका कोई मतलब तब तक समझ नहीं आया जब तक अचानक उसका अर्थ भयावह रूप से स्पष्ट न हो गया। वे अभिवादन थे। रेगिस्तान एक और आगंतुक का स्वागत कर रहा था। आ वी, जो शेष रहा 3 दिन बाद। एक सीमा गश्ती दल ने अरुण को सड़क से आधा किलोमीटर दूर पाया, जीवित, निर्जलित, यह बताने में असमर्थ कि वह कैसे ऊपर आया या वह खोखला कहां गया। उसके चारों ओर की रेत बिल्कुल चिकनी थी, एक भी निशान नहीं, एक भी पदचिह्न नहीं, यहां तक कि उसका अपना भी नहीं। उसने फिर कभी थार का सर्वेक्षण नहीं किया। उसने कभी नटवर के बारे में नहीं बोला, न सहकर्मियों से, न डॉक्टरों से, न अपनी पत्नी से। लेकिन वह जो करता था, हर पूर्णिमा को बिना चूके, वह था खिड़की के पास जाना और दूर के टीलों के ऊपर आसमान में नारंगी चमक देखना और बहुत सावधानी से जांचना कि बाहर से कुछ वापस तो नहीं देख रहा। रेगिस्तान ने उसकी चुप्पी उसी तरह रखी जैसे वह सब कुछ रखता है, गहरे में, सूखे में, धैर्य के साथ और सदा के लिए।